कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी जेब या बैग से ईयरफोन्स निकाले हों और वो पूरी तरह से आपस में उलझे हुए मिलते हैं, है ना? हमेशा। हाँ, हमेशा। और उस वक्त ना एक अजीब सी झुंझलाहट होती है। हम उन उलझे तारों को झटके से खींचने लगते हैं। एग्जैक्टली। और झटके से खींचने का नतीजा क्या होता है? वो सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाते हैं। मतलब उनकी गांठें इतनी सख्त हो जाती हैं कि फिर उन्हें खोलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। बिल्कुल सही। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा इंसानी दिमाग भी मुश्किलों के साथ ठीक ऐसा ही बर्ताव करता है। हाँ, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग ही यही है। जब भी कोई अनचाही परिस्थिति सामने आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? उससे लड़ने की, उसे झटके से सुलझाने की। हमें लगता है कि ताकत लगाने से या उस सच्चाई को नकारने से चीजें ठीक हो जाएंगी, जबकि असल में हम उन ईयरफोन्स की तरह उस स्थिति को और ज्यादा उलझा रहे होते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस मानसिक उलझन को सुलझाने का सबसे सटीक और गहरा तरीका ना आधुनिक मनोविज्ञान की किसी भारी भरकम किताब में नहीं मिला मुझे। अच्छा, तो कहाँ मिला? ये मिला है श्रीमद् भगवद गीता के 2 बेहद छोटे, मतलब बहुत ही संक्षिप्त लेकिन वैचारिक रूप से अत्यंत गहरे सूत्रों में। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम सूचनाओं की उस भारी भीड़ से दूर हटकर इन्हीं 2 वाक्यों के पीछे छिपे पूरे मानव मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, बल्कि बस ये समझने की कोशिश है कि हमारे इंसानी दिमाग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो असल में काम कैसे करता है। बहुत खूब। और मैं कहूंगी कि हम अक्सर समाधान खोजने के लिए बहुत सारी सूचनाओं में भटक जाते हैं, लेकिन जो सूत्र हम आज देख रहे हैं ना, वे बिल्कुल एक बीज की तरह है। देखने में बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सही जमीन दें तो उनके भीतर पूरा का पूरा पेड़, पूरा एक ढांचा मौजूद है। तो फिर चलिए सीधे उस पहले सूत्र पर आते हैं। बिल्कुल। तो जो पहला सूत्र है वो कहता है, जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त है। देखिए, ये वाक्य ना सुनने में बहुत सरल लगता है। हाँ, ऊपर से देखने पर। लेकिन अगर हम इसे व्यवहारिक रूप से देखें तो ये बहुत उलझाने वाला है। मतलब अगर हम समाज की पूरी संरचना को देखें तो बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? यही कि लड़ना ही बहादुरी है। एग्जैक्टली। हार मत मानो, परिस्थितियों से लड़ो, अंतिम सांस तक संघर्ष करो। यही तो हमारे हीरोज की पहचान होती है। बिल्कुल, हमारी पूरी संस्कृति संघर्ष को महिमामंडित करती है। तो ऐसे में स्वीकार कर लेने को तो सीधे सीधे हार मान लेना ही माना जाएगा ना, या फिर परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देना। अगर कोई इंसान अपनी मुश्किलों को बस स्वीकार कर ले तो वो मुक्त कैसे हुआ? वो तो एक तरह से उन परिस्थितियों का गुलाम बन गया ना। मुझे यहाँ थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। और ये विरोधाभास ये बहुत स्वाभाविक है। मतलब ये उलझन इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस और आत्मसमर्पण यानी रेजिग्नेशन, इन दोनों को एक ही तराजू पर तोलते हैं। तो क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। अगर हम इसे विकासवाद या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो हमारे इंसानी दिमाग को खतरों से निपटने के लिए एक खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। हाँ, या तो लड़ो या फिर भाग जाओ। सही कहा। तो जब भी कुछ ऐसा होता है जो हमारी योजना के खिलाफ हो या हमें अनचाहा लगे तो हमारा दिमाग उसे एक फिजिकल खतरे की तरह देखने लगता है, जैसे कोई शेर सामने आ गया हो। बिल्कुल उसी तरह। और फिर वो दिमाग उस वास्तविकता से ही लड़ना शुरू कर देता है। अब देखिए, आत्मसमर्पण या हार मान लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब है निष्क्रिय हो जाना। मतलब ये मान लेना कि अब कुछ नहीं हो सकता और प्रयास छोड़ देना। हाँ, लेकिन स्वीकृति पूरी तरह से एक अलग तंत्र है, वो निष्क्रियता नहीं है। मैं अभी भी इसे पूरी तरह से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इसे किसी ठोस स्थिति में रखकर देखते हैं। हाँ, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जंगल में चलते हुए गलती से किसी दलदल में यानी क्विक सैंड में फंस गया है। अब दलदल उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। अब अगर हम इस गीता के दर्शन को वहां लागू करें और कहें कि भाई उस इंसान को इस दलदल को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो क्या संघर्ष न करने से वो और भी ज्यादा गहराई में नहीं धंस जाएगा? मतलब अगर वो हाथ पैर नहीं मारेगा तो ये तो सीधे सीधे मौत के आगे हार मान लेना हुआ ना। देखिए, दलदल का ये जो उदाहरण आपने दिया है ना, ये दरअसल इस पूरी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं बताती हूँ कैसे। हाँ, प्लीज। अगर हम भौतिकी या फिजिक्स के नियम देखें तो दलदल की डेंसिटी या घनत्व क्या होता है? वो इंसान के शरीर से ज्यादा होता होगा। बिल्कुल। इंसानी शरीर का घनत्व दलदल के घनत्व से काफी कम होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक इंसान प्राकृतिक रूप से दलदल में पूरी तरह डूब ही नहीं सकता। रुकिए, क्या इंसान दलदल में डूब नहीं सकता? जी हाँ, वो प्राकृतिक रूप से उसमें तैर सकता है, फ्लोट कर सकता है। लेकिन फिल्मों में तो हमेशा दिखाते हैं कि लोग दलदल में डूब के मर जाते हैं। और असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि जब इंसान दलदल में गिरता है तो उसका दिमाग तुरंत पैनिक करने लगता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। एग्जैक्टली। वो वास्तविकता को नकारता है। उसका दिमाग चिल्लाता है, मैं यहाँ क्यों गिर गया, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। और इस मानसिक इनकार या डिनायल में वो घबरा जाता है। हाँ, और उस घबराहट में वो बेतरतीब ढंग से हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। वो दलदल के अंदर सीधा खड़ा होने की कोशिश करता है ताकि बाहर निकल सके। और इससे क्या होता है? ऐसा करने से उसके शरीर का जो सरफेस एरिया है यानी सतह क्षेत्र, वो कम हो जाता है और दबाव बढ़ जाता है, और यही दबाव उसे और तेजी से नीचे की तरफ धकेलता है। ओहो, मतलब इंसान दलदल की वजह से नहीं डूब रहा है? नहीं, बल्कि वास्तविकता से जो वो लड़ रहा है, उस लड़ाई की वजह से पैदा हुए पैनिक के कारण डूब रहा है। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। ठीक यही होता है हमारी जिंदगी की मुश्किलों में भी। अब यहाँ आती है स्वीकृति की भूमिका। तो दलदल के संदर्भ में स्वीकृति का मतलब क्या होगा? स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति सोचे ठीक है अब मैं मरने वाला हूँ, दलदल मुझे निगल ले। हाँ, क्योंकि वो तो आत्मसमर्पण हो गया। बिल्कुल। स्वीकृति का अर्थ है उस वास्तविकता को बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी गुस्से या पैनिक के ज्यों का त्यों देखना, बिना ये सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ। अपने दिमाग को स्पष्ट निर्देश देना कि हाँ, मैं दलदल में फंस चुका हूँ, यही मेरा वर्तमान यथार्थ है। अब मैं इस बात पर अपनी जरा भी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था।
और जैसे ही वो इस वास्तविकता को स्वीकार करता है उसका पैनिक तुरंत खत्म हो जाता है। और पैनिक खत्म होते ही मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ, उसके दिमाग का वो हिस्सा वापस सक्रिय हो जाता है जो लॉजिकल या तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है। एग्जैक्टली। मनोविज्ञान में हम इसे कॉग्निटिव लोड या संज्ञानात्मक भार के नजरिए से देखते हैं। कॉग्निटिव लोड, थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, जब इंसान किसी स्थिति को नकार रहा होता है तो आप मानकर चलिए कि उसके दिमाग की 90% ऊर्जा, या कंप्यूटर की भाषा में कहें तो उसकी रैम, हाँ रैम, वो रैम सिर्फ इस बात से लड़ने में खर्च हो रही होती है कि ऐसा क्यों हुआ या ये सही नहीं है। ये तो ऊर्जा की बहुत भारी बर्बादी है। बिल्कुल। और जैसे ही स्वीकृति आती है वो सारा का सारा कॉग्निटिव लोड अचानक से मुक्त हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। मतलब जो रैम बैकग्राउंड एप्स में फंसी हुई कि वो फ्री हो गई। बिल्कुल सही। अब वो दलदल में फंसा व्यक्ति ठंडे दिमाग से सोच सकता है। उसे याद आ सकता है कि अगर वो अपने शरीर को पीछे की तरफ झुकाकर पीठ के बल लेट जाए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वो डूबेगा नहीं। हाँ, वो फ्लोट करने लगेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अंतर है। मतलब स्वीकृति का मतलब परिस्थितियों से हारना बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बल्कि वास्तविकता के साथ उस व्यर्थ की मानसिक लड़ाई को रोकना है जो हमारी सारी ऊर्जा सोख रही है। और मजेदार बात ये है कि हम अक्सर बाहरी स्थिति से कम लड़ रहे होते हैं और उस स्थिति के बारे में अपने विचारों से ज्यादा लड़ रहे होते हैं, जैसे ये उचित नहीं है या ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत भयानक मानसिक जेल है। बिल्कुल। और इसी मानसिक जेल से बाहर आने की अवस्था को उस पहले सूत्र में मुक्ति कहा गया है। जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त है। बिल्कुल। जब तक कोई इंसान सच्चाई से लड़ता रहता है वो असल में बंधा रहता है। इसका एक बहुत रोजमर्रा का उदाहरण ट्रैफिक जैम हो सकता है ना? हाँ, ट्रैफिक जैम तो परफेक्ट उदाहरण है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भारी ट्रैफिक जैम में फंसा है, उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब वो लगातार हॉर्न बजा रहा है, स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के मार रहा है, बड़बड़ा रहा है। वो ट्रैफिक से लड़ रहा है। हाँ, लेकिन क्या उसके चिल्लाने से या स्टीयरिंग पीटने से गाड़ियां आगे बढ़ेंगी? 1 इंच भी नहीं। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अपनी ही कार के अंदर एक बहुत ही पीड़ादायक मानसिक जेल में बंद हो गया है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही वो एक गहरी सांस लेता है और ये स्वीकार करता है कि हाँ, भयंकर ट्रैफिक जाम है और अब मैं लेट होने वाला हूँ, वो मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। ट्रैफिक तो अभी भी वही है, गाड़ियां अभी भी नहीं चल रही हैं, लेकिन अब वो आजाद है। हाँ, अब वो उस खाली समय में कोई मनपसंद संगीत सुन सकता है या किसी पुराने दोस्त को फोन कर सकता है। स्थिति वही रही, लेकिन व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। कमाल की बात है। और ये स्वतंत्रता न केवल शांत होने के बारे में नहीं है, तो और क्या इसमें? ये स्वतंत्रता एक बुनियादी आवश्यकता है, एक बेसलाइन है, ताकि हम अगले कदम की ओर बढ़ सकें। क्योंकि सिर्फ खाली मन को शांत कर लेना ही तो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता ना। ये तो एक बहुत ही तार्किक सवाल है। मतलब अगर हमने सिर्फ स्थिति को स्वीकार कर लिया और शांत हो गए तो क्या हम उसी स्थिति में हमेशा के लिए बने नहीं रहेंगे? बिल्कुल, ये सवाल उठना लाजमी है। जैसे दलदल में फंसा व्यक्ति शांत होकर अपनी पीठ के बल लेट तो गया, उसकी डूबने की प्रक्रिया रुक गई, लेकिन वो अभी भी दलदल में ही तो है ना। हाँ, बाहर कैसे आएगा वो? यहाँ आकर ऐसा लगता है कि सिर्फ स्वीकृति पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी चाहिए। और यहीं से ये दर्शन अपने दूसरे और सबसे शक्तिशाली चरण में प्रवेश करता है। यहीं हमारे स्रोत का वो दूसरा सूत्र सामने आता है, जो कहता है जीवन बोझ नहीं अवसर है। एग्जैक्टली। पहला सूत्र हमें मानसिक रूप से मुक्त करता है और ये दूसरा सूत्र उस मुक्ति का उपयोग करके जीवन को देखने का पूरा पैराडाइम, यानी देखने का चश्मा ही बदल देता है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा रुक कर इसे परखने की जरूरत है। क्यों? क्या दिक्कत लग रही है इसमें? क्योंकि आज के समय में ना इस तरह की बातें बहुत जल्दी उस श्रेणी में डाल दी जाती हैं जिसे हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। हाँ, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है आजकल। मतलब मान लीजिए किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती आ गई है, नौकरी चली गई है, या किसी बहुत ही गहरे और पुराने रिश्ते का अंत हो गया है। उस इंसान के सीने पर तो जैसे एक बहुत भारी पत्थर रखा है, वो रो रहा है। उस भारी बोझ को कोई इंसान रातों रात अवसर कैसे मान ले? ये तो बहुत मुश्किल है। क्या ये खुद को धोखा देने वाली बात नहीं है कि आपके आसपास सब कुछ जल रहा है, घर में आग लगी है और इंसान कहे कि वाह, ये तो आग सेकने का बहुत बढ़िया अवसर है? ये बहुत ही स्वाभाविक और वैलिड आपत्ति है और मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर हम इस दूसरे सूत्र को पहले सूत्र के बिना, यानी बिना स्वीकृति के लागू करने की कोशिश करेंगे तो ये निश्चित रूप से टॉक्सिक पॉजिटिविटी ही लगेगा। बिना स्वीकृति के किसी गहरे दर्द को अवसर कहना खुद को धोखा देना ही है। तो फिर इन दोनों का कनेक्शन क्या है? याद है हम उस कॉग्निटिव लोड की बात कर रहे थे जो स्वीकृति के बाद मुक्त हो जाता है? हाँ, वो जो 90% रैम फ्री हो जाती है। बिल्कुल। तो जब दिमाग की ऊर्जा उस नकारने या डिनायल से हट जाती है तो वो इतनी सारी ऊर्जा जाती कहाँ है? कहीं तो इस्तेमाल होती होगी। वो ऊर्जा उस स्थिति के तंत्र को, उसके मैकेनिज्म को गहराई से समझने में लगती है। इसे समझने के लिए हम एरोडायनेमिक्स या किसी हवाई जहाज के उड़ने की प्रक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं। अब हवाई जहाज की उड़ान, अब ये इंसान के बोझ और अवसर से कैसे जुड़ता है? थोड़ा सोचिए, हवाई जहाज को हवा में उड़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? इंजन की ताकत और पंख। वो तो है, लेकिन अगर हम सतही तौर पर सोचें तो जो हवा का दबाव है, जो बिल्कुल सामने से विपरीत दिशा से आने वाली हवा का घर्षण है, जिसे हम ड्रैग कहते हैं। हाँ, जो प्लेन को पीछे धकेलता है। बिल्कुल। तकनीकी रूप से वो हवा का दबाव विमान के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। कोई भी आम इंसान सोच सकता है कि यार, ये हवा का दबाव तो विमान के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। तर्क के हिसाब से तो ये सही लगता है। मतलब अगर वो हवा का दबाव ना हो, सामने से रुकावट ना हो, तो विमान शायद बहुत आसानी से बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सके। लेकिन भौतिकी का सच क्या है? सच ये है कि विमान किसी वैक्यूम या निर्वात में उड़ ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, अगर हवा का वो बोझ, वो विपरीत दबाव विमान के पंखों के नीचे से तेजी से न गुजरे तो लिफ्ट पैदा ही नहीं होगी। ओहो, मतलब विमान को ऊपर उठाने वाली जो ताकत है वो उसी रुकावट से पैदा होती है जिससे वो चीर कर आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। जिस चीज को हम एक भारी बोझ मान रहे हैं, वो हवा का भयंकर दबाव असल में वही वो एकमात्र माध्यम है जो उड़ान को संभव बनाता है। बिना ड्रैग के कोई लिफ्ट नहीं हो सकती। ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। मतलब विमान के लिए हवा का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उसे डरना है या बचना है। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो तो एक ऐसा टूल है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग करके उसे उड़ना है। और हमारे इंसान के जीवन में आने वाले जो बोझ होते हैं ना, वो भी ठीक इसी तरह काम करते हैं। कैसे? देखिए, जिम्मेदारियों का भारी दबाव हो,
किसी बड़ी असफलता का दर्द हो या कोई अचानक आया हुआ संकट हो, ये सब उस विपरीत दिशा से आने वाली हवा की तरह है जो हमें पीछे धकेल रही है। हाँ, और जब तक हम इसे सिर्फ एक रुकावट मानते हैं तब तक हम इसके खिलाफ बस संघर्ष करते रहते हैं और वो वाकई हमें पीछे धकेलता है। लेकिन जब हम पहले सूत्र का उपयोग करके इसे स्वीकार कर लेते हैं, जब हम दलदल में पैनिक करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल, तब हमारा दिमाग इस रुकावट को एक एरोडायनामिक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है। हम उस दबाव को अपने विकास की लिफ्ट में बदल देते हैं। इसका मतलब है कि जीवन की प्रकृति नहीं बदलती। बिल्कुल नहीं। चुनौतियां, बीमारियां, आर्थिक झटके, ये सब हवा के दबाव की तरह हमेशा मौजूद ही रहेंगे। हमेशा रहेंगे। लेकिन हमारे देखने का तरीका ये तय करता है कि वो दबाव हमें जमीन पर पटक देगा या हमें ऊपर उठाएगा। इसे एक और बहुत ही आम तरीके से देख सकते हैं। जिम का उदाहरण ले लीजिए। जिम, हाँ बताइए। जब कोई व्यक्ति जिम में जाकर भारी वजन उठाता है तो उसके शरीर के साथ क्या होता है? उसकी मांसपेशियां टूटती हैं। हाँ, मसल्स में माइक्रो टीयर्स आते हैं, दर्द होता है। ये एक बहुत बड़ा शारीरिक तनाव है। अब मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसे पता ही नहीं है कि कसरत क्या होती है, उसने कभी डंबल नहीं देखा। अगर उसे वो भारी डंबल उठाने को कहा जाए तो वो सिर्फ उस दर्द को महसूस करेगा और वो उस डंबल को तुरंत नीचे फेंक देगा, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक कष्टदायक बोझ है, एक सजा है। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति रोज कसरत कर रहा है, उसका नजरिया क्या है? वो जानता है कि इस भारी वजन को उठाने से जो माइक्रो टीयर्स मेरी मांसपेशियों में आएंगे वही मुझे कल पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। दर्द दोनों के लिए वही है। हाँ? गुरुत्वाकर्षण का नियम भी वही है, डंबल उतना ही भारी है, लेकिन उस दबाव के प्रति उस दूसरे व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से बदल गया है। एग्जैक्टली। उसने उस भारी बोझ को अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के एक शानदार अवसर में बदल दिया है। यहाँ एक चीज जो मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट हो रही है वो ये है कि कोई भी परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों न लगे, वो अपने आप में बोझ या अवसर नहीं होती। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारा अपना जो मानसिक ढांचा है, हमारा मेंटल फ्रेमवर्क, वही उस स्थिति को एक अर्थ देता है। और यही इन दोनों सूत्रों का आपस में वो अटूट संबंध है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। कोई भी इंसान किसी बोझ को अवसर में तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो पहले उसे स्वीकार न कर ले। स्वीकृति वो दरवाजा है जिससे होकर ही अवसर के कक्ष में प्रवेश किया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरती से कहा आपने। जब हम अपनी परिस्थितियों के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं, यानी वास्तविकता को नकारना बंद कर देते हैं, अपना कॉग्निटिव लोड फ्री कर लेते हैं, तभी हमारे पास इतनी मानसिक स्पष्टता और इतनी ऊर्जा बचती है कि हम उस भारी स्थिति में छिपे हुए विकास के उस मौके को देख सकें। तो अगर हम इस पूरी वैचारिक यात्रा के धागों को एक साथ पिरोने की कोशिश करें तो ये समझ आता है कि ये सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग का कोई खोखला मंत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अच्छा सोचो वाला ज्ञान नहीं है। ये इंसान के दिमाग को पूरी तरह से रीवायर करने की एक वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रक्रिया है। मैं तो इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक अपग्रेड कहूंगी। हम उस डिफॉल्ट सेटिंग से बाहर आ रहे हैं जहां हर अनचाही चीज एक खतरा है जिससे लड़ना जरूरी है। और ये यात्रा शुरू होती है ये पहचानने से कि हमारा अपना संघर्ष ही दलदल में हमारे डूबने का कारण बन रहा है। बिल्कुल सही। जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त है। ये पहला सूत्र हमें सिखाता है कि वास्तविकता के साथ उस व्यर्थ की मानसिक लड़ाई को कैसे रोका जाए। ये हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी उस ऊर्जा को बचाना है जो बेवजह खर्च हो रही थी। हाँ, ये उस पैनिक को बंद करना है ताकि हमारा तार्किक दिमाग अपना काम शुरू कर सके, और ये पहली सीढ़ी है। और एक बार जब वो बेड़ी खुल जाती है, जब हमारा दिमाग इनकार के उस भारी कॉग्निटिव लोड से मुक्त हो जाता है, तो वो सारी बची हुई ऊर्जा उस परिस्थिति के एरोडायनामिक्स को समझने में लग जाती है। और यहीं से वो जादुई बदलाव आता है जिसके बारे में दूसरा सूत्र बात करता है। जीवन बोझ नहीं अवसर है। जो भारी जिम्मेदारी, जो दर्द या जो बड़ी असफलता हमें कुचलने वाली लग रही थी, वही अब वो हवा का दबाव बन जाती है जो हमारे विमान को लिफ्ट दे सकती है। हाँ, और ये नजरिया इंसान को हमेशा के लिए एक पीड़ित या विक्टिम होने की मानसिकता से बाहर निकाल देता है और उसे पूरी तरह से एक सशक्त रचनाकार की भूमिका में ला खड़ा करता है। यह इस बात का गहरा एहसास है कि जीवन में कुछ भी हमारे खिलाफ नहीं हो रहा है, बल्कि सब कुछ हमारे लिए हो रहा है, बशर्ते हम उसे उस नजरिए से देख सकें। सबसे गहरी सच्चाइयां अक्सर बहुत ही बुनियादी और सरल लगने वाले शब्दों में लिपटी होती हैं। इन दो छोटे सूत्रों ने मानव मनोविज्ञान के सबसे जटिल तंत्र को जिस सरलता से सुलझाया है वो सच में असाधारण है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम इन अर्थों की परतों को हटाने के लिए कितना धैर्य रखते हैं। बिल्कुल। तो इस वैचारिक सफर को आज यही विराम देने से पहले मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो इन सूत्रों की गहराई से ही निकलकर सामने आता है। और मुझे लगता है कि ये विचार किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। क्या है वो विचार? अगर ये सच है कि वास्तविकता की स्वीकृति ही मानसिक मुक्ति का एकमात्र मार्ग है, और अगर जीवन का हर वो हिस्सा जो आज हमें एक कुचल देने वाला बोझ लगता है वास्तव में केवल एक छुपा हुआ अवसर है, एक ऐसी एरोडायनामिक लिफ्ट है जिसे हमने अभी तक पहचाना ही नहीं है, तो जरा ठहरकर सोचना जरूरी है। आज इस पल में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम सबसे ज्यादा भाग रहे हैं? कौन सी ऐसी चुनौती, कौन सा ऐसा डर या कौन सी ऐसी भारी जिम्मेदारी है जिसे हम एक अभिशाप समझकर जल्द से जल्द उतार फेंकना चाहते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा खौफ खा रहे हैं वही हमारे विकास का सबसे बड़ा साधन बनने का इंतजार कर रही हो? क्या वो कुचल देने वाला बोझ ही असल में हमारी सबसे बड़ी उड़ान का माध्यम नहीं हो सकता, जिसे बस स्वीकृति की एक छोटी सी चाबी का इंतजार है? इस चिंतन के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।